नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जो मेंडल की आनुवंशिकता का तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पिछले जो वीडियोस थे उनमें हमने जो मेंडल की आनुवंशिकता के दो नियम है वो कवर कर लिए थे और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस थी वो भी कर ली थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेंडल की आनुवंशिकता का तीसरा और लास्ट नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। अब इस नियम के में क्या खास बात है कि जो बाकी के दोनों नियम पढ़े थे अभी तक अपन ने, प्रभाविता और पृथक्करण, वो दोनों नियम थे एक संकर संकरण पर आधारित, यानी कि केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर उसी की वंशागति का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उन दो नियमों का प्रतिपादन किया था। कोई भी एक, जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पादप में, उनमें से कोई भी एक को कंसीडर कर लिया और उसके आधार पर उसमें अगली पीढ़ियां प्राप्त की और उनके आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया। वो दो नियम थे, प्रभाविता और पृथक्करण, यानी वो नियम केवल एक संकर संकरण पर आधारित है। तो अब बात आई कि भाई अगर एक से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करें तो होते तो 7 लक्षण हैं और सातों के सातों एक साथ चल रहे हैं। अब वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हो, 2 का कर रहे हो, 3 का कर रहे हो। क्यों, पादप आपको वो चांस थोड़ी देगा, पादप तो एक साथ सारे लक्षणों को अपव्यय करेगा। ठीक है ना, उसमें तो 7 जोड़ी लक्षण है, तो अगली पीढ़ी में पादप मिलेंगे तो उसमें सातों तरह के लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित होंगे। कौन सा कैसे हो रहा है, कौन सा कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो अब मेंडल ने क्या किया कि एक लक्षण की वंशागति का तो अध्ययन करके देख लिया, उसके आधार पर 2 नियम बना दिए। आगे 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया कि अगर अपन 2 लक्षणों को एक साथ लेकर चलें तब अगली पीढ़ी में कौन कौन से तरह के पादप मिलेंगे, क्या एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर इफेक्ट डालेगा इस तरह की बातें। ठीक है ना, तो पहली बात तो क्या होगी इस नियम में कि यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि इसमें 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया गया था। तो स्टार लगा के लिख लेते हैं इसमें। एक बात तो ये कि यह जो नियम है वो क्या है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, अब बात आती है इसके स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट इसका कथन क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों में संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो जितने भी लक्षण उन सबके जो युग्म विकल्पी है वो स्वतंत्र रूप से अपव्ययित होते हैं, मतलब कोई भी एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालता है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कि जब भी आप 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन कर रहे हो, ठीक है, तो एक आपने पादप का आकार ले लिया, मान लीजिए, एक उसका रंग ले लिया, ठीक है, तो अगली पीढ़ी में जब संचरित होंगे तो जो आकार वाला गुण है या आकार वाला जो लक्षण है वो रंग वाले लक्षण के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको लंबे पादप मिल रहे हैं तो उसके साथ पीले रंग वाले या हरे रंग वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जितने भी लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से अपव्ययित होते हैं। आकृति वाला गुण है वो अपने हिसाब से, आकार वाला जो लक्षण है वो अपने हिसाब से अपव्ययित होगा। रंग वाला है वो अपने हिसाब से अगली पीढ़ी में जाएगा। स्थिति वाला है पादप की वो अपने हिसाब से जाएगा। फली की आकृति है वो अपने हिसाब से जाएगा। फली का रंग है वो अपने हिसाब से जाएगा। यानी कि जितने भी उसमें लक्षण है, 7 जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण हैं वो सारे स्वतंत्र रूप से अपव्ययित होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते हैं। इसे ही कहा जाता है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। यानी आप अगर 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति भी एक साथ करवाओ तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक लक्षण दूसरे को अफेक्ट कर देगा। सारे के सारे लक्षण एक साथ स्वतंत्र रूप से अपव्ययित होंगे। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। तो इसे लिख लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा कि यदि 2
दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों में संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। संचरित होते हैं, वंशानुगत होते हैं, अपव्यक्त होते हैं, कोई भी वर्ड काम में ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कुल मिला के क्या है कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात सभी लक्षणों के जो युग्म विकल्पी हैं, ठीक है, वो सारे युग्म विकल्पी क्या होंगे, अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपव्यक्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अर्थात सभी लक्षण या फिर सभी लक्षणों के जो युग्म विकल्पी है, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में अपव्यक्त होते हैं। युग्म विकल्पी जाते हैं उनके, नोट करो इसे, फिर आगे बात करते हैं। अब आगे चलते हैं इसके चेकर बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो दो लक्षण अपने को एक साथ लेकर चलने, इस बार द्विसंकर संकरण पर आधारित है ना, तो दो लक्षणों की वंशागति का क्या करना है, एक साथ अध्ययन करना है। तो अभी तक तो अपन जो लक्षण काम में लेते आ रहे थे वो एक ही लिया था अपने बार बार, कौन सा, पादप के आकार का, लंबा और बौना। ठीक है, अब इस बार अपन क्या करते हैं, दो लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करेंगे, यानी कि दो लक्षण जो है उनको एक साथ लेंगे और उन्हीं के आधार पर अपन उनका चेकर बोर्ड बनाकर देखेंगे कि अगली पीढ़ी में किस तरह से वो संचरित होते हैं। तो एक तो ले लेते हैं अपन फली का रंग। ठीक है, जो होता है पीला और हरा, और एक ले लेते हैं बीज की आकृति। जो हो जाएगी आपके गोलाकार और झुर्रीदार। ठीक है, एक तो फली का रंग पीला और हरा, और एक बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार। लेने को तो कोई भी ले सकता है अपन, जो 7 जोड़े विपरीत लक्षण उनमें से कोई भी दो लक्षण लेकर उनके वंशागति का अध्ययन करवा कर देख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही आया हुआ है तो अपन इसी के आधार पर संकलन करवा कर देख लेते हैं। ठीक है, अब बात आई कि इनके जो सिंपल काम लेते हैं, प्रतीक काम लेते हैं, वो कैसे लेंगे। तो जैसे अपन ने देखा था कि जो आकार वाला था उसमें अपन क्या करते थे, लंबे के लिए लंबा और बौना, ये दो थे विपरीत लक्षण। एक जीन के दो विपरीत स्वरूप होते थे, तो एक लंबा और एक बौना। उसके लिए अपन क्या करते हैं, लंबे के लिए अगर अपन ने कैपिटल टी लिया तो बौने के लिए क्या ले लेते थे, स्मॉल टी, फिर इनके जोड़े बनाते थे, क्योंकि जीन हमेशा क्या रहते हैं, युग्म में रहते हैं। तो क्या क्या बनते हैं, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा, और स्मॉल टी यानी शुद्ध बौना, यही लेते थे। अब शुद्ध है उसे समयुग्मजी भी कहते हैं, तो समयुग्मजी लंबा, संकर है उसे विषम युग्मजी भी कहते हैं, तो विषम युग्मजी लंबा, और शुद्ध को समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या बनाते थे, पैर बनाते थे। तो अब इन लक्षणों के भी एक बार प्रतीक देख लेते हैं क्या क्या होंगे।
तो पहला है फली का रंग, फली के रंग में क्या क्या, पीला और हरा। तो एक लक्षण प्रभावी होता है और एक क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो ये वाले जो आगे वाले अपन लिखते हैं, पहले कौन से को लिखा जाता है, हमेशा प्रभावी को। तो इसमें ये जो दोनों हैं वो क्या है, प्रभावी वाले, और ये क्या है, अप्रभावी वाले। तो जब भी प्रभावी वाले लक्षण को लिखा जाता है तो उसके लिए सिंबल कौन सा काम में लेते हैं, कैपिटल वाला। तो फली का रंग पीला, पीला यानी येलो, तो येलो के लिए क्या काम में ले लेंगे, कैपिटल वाई। हरा, हरे का मतलब यूं तो क्या होता है, ग्रीन, लेकिन इसी का युग्म विकल्प है तो इसके लिए क्या ले लेंगे, स्मॉल वाई ले लेंगे। पीले के लिए कैपिटल वाई, तो हरे के लिए स्मॉल वाई ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बीज की आकृति की। तो बीज की आकृति में क्या है, गोलाकार और झुर्रीदार। गोलाकार, राउंड, ठीक है, तो राउंड के लिए क्या काम में ले लेंगे, सिंबल आर, कैपिटल आर, ये प्रभावी के लिए। और दूसरा क्या है, झुर्रीदार, झुर्रीदार भी यूं तो रिंकल्ड कहते हैं, लेकिन इसके लिए अपन यहाँ कैपिटल आर ले रहे हैं तो यहाँ क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इनके सिंबल हो जाएंगे। अब इनके जैसे मान लो अपने को वो बनाना है समयुग्मजी विषमयुग्मजी के हिसाब से सेट बनाने हैं, तो पहले लेते हैं फली के रंग में क्या क्या बन सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फली का रंग कैपिटल वाई पीला और स्मॉल वाई हरा। तो तीन तरह के केस बनता है, अपन जानते हैं कौन कौन से, कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और तीसरा बनेगा स्मॉल वाई। नाम क्या क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएगा समयुग्मजी या शुद्ध वाई है, वाई किसके लिए आता है, पीले के लिए, कैपिटल वाई है ना। फिर दोनों विपर्य स्वरूप अलग अलग है तो इसे क्या कह देंगे, विषम युग्मजी या फिर संकर। तो विषम युग्मजी कह दो या संकर कह दो, और साथ में क्या आएगा, पीले आएगा, क्योंकि प्रभावी कौन सा है, पीला वाला प्रभावी है, तो हरा तो लिख नहीं सकते यहाँ पर। और दूसरे में क्या है, स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई के लिए क्या आता है, जब दोनों विपर्य स्वरूप समान हो तो अपन क्या कहते हैं इसे, समयुग्मजी या शुद्ध। तो ये भी क्या हो जाएगा, समयुग्मजी, और वाई के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, स्मॉल वाई के लिए हरा, तो इसका नाम हो जाएगा समयुग्मजी हरा। तो इस तरह से इनके नाम बन जाएंगे और ये सेट बन जाएगा तीन के। ठीक है, उसी तरह से अपन इनका भी ले सकते हैं, तीन केसेस में भी बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर। इसका हो जाएगा समयुग्मजी गोलाकार, इसका हो जाएगा विषम युग्मजी गोलाकार, और इसका हो जाएगा समयुग्मजी झुर्रीदार। समयुग्मजी को शुद्ध और विषम युग्मजी को संकर। तो इस तरह से इनके ये क्या है, प्रतीक हैं जो अब अपने यहाँ पर काम में आने वाले हैं। ठीक है, जब अपन दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे एक साथ, तो वो दो लक्षण कौन कौन से होंगे, एक तो फली का रंग और एक बीज की आकृति। अब अपन एक संकरण प्रयोग इसमें करवा कर देखते हैं। ठीक है, तो सीधे इनके सिंबल ही काम में लेना है। एक बार इसको भी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो आप लोग, ताकि ये काम आएगा भी आगे। अब इसका चेकर बोर्ड बनाकर देखते हैं किस तरह से दो लक्षणों की वंशागति होती है, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो दो लक्षण एक साथ लेना है तो अपन लेकर चलते हैं इसमें वाई, इधर प्रभावी वाले और इधर अप्रभावी वाले आर, और इधर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इधर प्रभावी लक्षण वाले और इधर अप्रभावी लक्षण वाले। वाई यानी येलो, आर यानी गोलाकार, तो पीला गोलाकार, इसका नाम क्या हो जाएगा, समयुग्मजी पीला, समयुग्मजी गोलाकार कहो, और इसका क्या हो जाएगा, समयुग्मजी हरा, समयुग्मजी झुर्रीदार। ठीक है, ये दोनों लक्षण अपन ने ले लिए। ये कौन सी पीढ़ी होगी अपने, जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी से क्या होता है, सबसे पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक बनाओ, युग्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई अगर दोनों युग्म विकल्प समान है तो युग्मक क्या बन जाता है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। तो इसमें से क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर युग्मक के रूप में, और इसमें से क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये बन गया आपके युग्मक। यहां लिख दो युग्मक। अब क्या होगा, युग्मकों के मध्य संकरण होगा। संकरण से अपने को क्या मिलेगी, पहली पीढ़ी मिलेगी। अब देखो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ करवा देते, एक कैपिटल टी प्रभावी लक्षण वाला लेते, एक स्मॉल टी लेते, तो कैपिटल टी फिर युग्मक बनते थे, इसका कैपिटल टी इसका स्मॉल टी आपस में जुड़कर क्या बना देते थे,
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1PD मिलती थी यहाँ पर। तो उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ जुड़ जाएगा, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ जुड़ेगा, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिल गई अपने को यहाँ पर F1PD, इसका नाम हो जाएगा F1PD, फर्स्ट फीलियर जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी। अब प्रथम संतति पीढ़ी में पादप किस तरह के मिले हैं, ये पादप मिले, अब इनका नाम बताना। तो दो सिस्टम है, पहला तो लक्षण रूप देखते हैं अपन इसका। लक्षण रूप का मतलब सम विषम को छोड़ना है, मतलब शुद्ध और संकर वाले सम युग्मजी विषम युग्मजी वो कुछ नहीं देखना अपने को, खाली ये देखना है कि भाई पादप में है किस तरह का, बाहर से देखने पर किस तरह का लगेगा। तो वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, प्रभावी कौन सा इसमें से, पीला वाला प्रभाव, ये येलो का मतलब, तो पीला और कैपिटल आर स्मॉल आर यानी गोलाकार। तो ये पादप किस तरह के मिले हैं, पीला गोलाकार, इस पादप का नाम कौन सा हो जाएगा, पीला गोलाकार। तो सारे पादप कैसे मिलेंगे, पीले गोलाकार। और अगर और डीप में जाए, इनका पोस्टमार्टम करें, यानी कि इनकी जीनोटाइप, जीन प्रूफ भी पता करें, तो जीन प्रूफ में क्या हो जाएगा कि ये पादप है किस तरह के, दोनों युग्म विकल्प भी अलग अलग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इधर भी एक कैपिटल है एक स्मॉल है। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी पहले कौन सा पीला, और विषम युग्मजी कौन सा मिला है, गोलाकार। तो F1PD में पादप किस तरह के मिल गए, पीले गोलाकार टाइप के पादप मिल गए। और अगर और डीप में जाएं तो पीले में भी कौन से टाइप का पीला, पीले में भी तीन तरह हैं, सम युग्मजी विषम युग्मजी वाले, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा है, विषम युग्मजी पीला और विषम युग्मजी गोलाकार टाइप का पादप पीला। अब ये F1PD मिल गई। F1PD मिलने के बाद अगली F2PD प्राप्त करनी होती है। F2PD प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, F1PD में स्वपरागण करवाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कराना पड़ेगा F1PD में, स्वपरागण, मतलब ये जो पादप मिले इनका खुद के साथ संकरण करवाना वापस, तब अपने को क्या मिलेगी, दूसरी पीढ़ी मिलेगी, F2PD मिलेगी, ठीक है। तो F1PD आ गई, F1PD में क्या करवाना है, स्वपरागण, स्वपरागण करवाएंगे तो क्या मिलेगी, F2PD मिलेगी। उसके लिए अब देखो वापस क्या करने पड़ेगी, इनको युग्मकों की तरह बांटना पड़ेगा। तो केस बनाने पड़ेंगे कि कौन कौन सा किस किस के साथ संकरण करेगा। तो एक तो है अपने पास कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई। किस किस तरह के युग्मक बनेंगे वो निकालने के लिए क्या है, एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है फॉक लाइन मेथड। अब जो है वो युग्मक, जैसे अपने यहाँ इस संकरण की बात करें तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आता था, तो अपन क्या करते थे, इसका आपस में खुद से संकरण करवाना है तो चार केस लेते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और उनका आपस में संकरण करवा देते थे, दो दूनी चार। तो इसी तरह से यहाँ तो चार तो पहले से, यहाँ दो होते तो चार का ब्लॉक बनता, यहाँ चार तो पहले से ही है, तो इन चार का आपस में वापस संकरण होगा, तो चार चौक 16, तो 16 का एक चेकर बोर्ड बनेगा, 16 का बॉक्स बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब को किसका किसके साथ संकरण होगा वो निकालने का तरीका ये है। ठीक है, तो y इस r के साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, कैपिटल Y कैपिटल R, ये y इस r के साथ जुड़कर क्या बन जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल r, ठीक है। ये इसके साथ जुड़कर स्मॉल y कैपिटल R, और ये स्मॉल y स्मॉल r। इन चार के अलावा आपको कोई केस दिख रहा है तो देख लो, ये चार ही बन सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे के साथ संकरण करेंगे तो कितने तरह के केस बन सकते हैं, कौन कौन किस किस के साथ संकरण कर सकता है अगली पीढ़ी के लिए। तो कैपिटल Y कैपिटल R, ये जब इसके साथ जुड़ेगा कैपिटल Y स्मॉल r, यानी कि कैपिटल Y है वो दोनों के साथ जुड़ सकता है, कैपिटल R और स्मॉल r के साथ, और जो स्मॉल y वाला है वो कैपिटल R और स्मॉल r के साथ जुड़ सकता है। तो दो इसके और दो इसके, टोटल चार केस बनेंगे। ये चार आपस में मतलब इन्हीं चार के साथ वापस संकरण करेंगे, यानी चार चौक 16 केस बनेंगे। तो अब अगला देखते हैं अपन ये हो गया फोक लाइन मेथड। अब इसका चेकर बोर्ड बनाकर देखते हैं, तो इसको थोड़ा यहां से हटा लेते हैं।
यहाँ ऊपर बना लेते हैं अपन। तो 4 केस है और ये चारों का आपस में क्या होगा, संकरण होगा, स्वपरागण होगा, यानी कि 16 केस बनेंगे टोटल। तो 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। तो पहले बॉक्स बना लेते हैं 16 का। ठीक है, अब इसमें जो जो युग्मक है अपने पास उनको लिख लो। ये रहे 4, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और यही चारों इधर भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ऊपर वाले हो गए उनको मान लेते हैं नर और इधर वालों को मान लेते हैं मादा। अब कुछ नहीं करना है, बस इनको आपस में जोड़ कर यहाँ पर लिखना है। टोटल 16 बन जाएंगे। 4 युग्मक है, इन चारों का आपस में संकरण होगा, स्वपरागण होगा, तो टोटल 16 केस बन जाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये कैपिटल वाई आर, ये भी कैपिटल वाई आर, दोनों को एक साथ लिख देते हैं समान वालों को। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, पहला और तीसरा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वालों को पहले और स्मॉल वालों को बाद में, स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 16 केस बन जाएंगे टोटल। ठीक है, अब इनमें किस किस तरह के पादप मिले हैं वो देखते हैं, यानी कि इनका जो लक्षण रूप है और जीन रूप है वो इन 16 का किस तरह से है। ठीक है, तो अगर अपन लक्षण रूप की बात करें तो 4 तरह के टोटल अपने को क्या है, पादप मिलने चाहिए थे। कितने तरह के पादप मिलने चाहिए थे टोटल, 4 तरह के, क्योंकि अपने को 2 केस लिए, मतलब 2 अलग अलग अपने युग्म विकल्प लिए, 2 अलग अलग लक्षण लिए, तो उनके आधार पर क्या होगा, 4 तरह के टोटल केस मिलेंगे। तो कौन कौन से मिल जाएंगे अपने को, सबसे पहला तो मिलना चाहिए जो पादप है कौन से, पीले वाले गोलाकार वाले के साथ जुड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए, पीला गोलाकार टाइप के। पीला गोलाकार। फिर दूसरा केस बन सकता है पीला और इधर कौन सा हो जाए, झुर्रीदार हो जाए। फिर यहाँ पीले की जगह क्या आ जाए, हरा, और इधर कौन सा आ जाए, गोलाकार आ जाए। फिर हरा और गोलाकार की जगह क्या आ जाए, झुर्रीदार आ जाए। ये 4 तरह के केस बन सकते हैं। अगर अपन शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करें, यानी खाली लक्षण रूप की बात करें तो अपन देखते हैं पीला गोलाकार टाइप के कितने पादप हैं। पीला गोलाकार देखना है तो सबसे पहले ये वाला देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो वाई वाई जब दोनों ही बड़े हैं, या तो ये केस है तो इसे भी अपन क्या कहेंगे, पीला ही कहेंगे, या ये केस है तो इसे भी क्या कहेंगे, पीला कहेंगे। और अगर दोनों ही छोटे हैं तो उसे क्या कह देंगे, हरा कह देंगे। ठीक है, लक्षण रूप में तो। और अगर गोलाकार और झुर्रीदार की बात करें तो कैपिटल आर है तो गोलाकार है, अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो भी गोलाकार है, और स्मॉल आर है तो उसे क्या कह देंगे, झुर्रीदार कह देंगे। ठीक है, ये शुद्ध, ये संकर, ये शुद्ध। तो अब देखो ये वाला पीला गोलाकार, ये वाला भी पीला गोलाकार, ये वाला भी पीला गोलाकार, ये वाला भी पीला गोलाकार, ये पीला गोलाकार। अब यहाँ आते हैं, ये वाला पीला तो है, कैपिटल वाई के हिसाब से पीला है, ठीक है, लेकिन स्मॉल आर को अपन क्या कह देते हैं, झुर्रीदार कह देते हैं। तो ये वाला नहीं होगा, तो
तो अभी तक कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए, ठीक है, पीले गोलाकार में। ये वाला देखो, ये भी आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये वाला केस है कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी पीला, और कैपिटल आर स्मॉल आर यानी गोलाकार, तो पीला गोलाकार में ये भी आ जाएगा। ये आएगा क्या, नहीं आएगा। दोनों में से अगर कोई एक भी मतलब आर आर स्मॉल आ गया या वाई वाई स्मॉल आ गया तो नहीं आएगा। फिर ये स्मॉल आर आ गए, नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉल आर को अपन क्या कहते हैं, जुरीदार कहते हैं। अपने को चाहिए कौन सा, पीला गोलाकार चाहिए। ये वाला देखो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, दोनों छोटे आ गए, ये भी नहीं आएगा, दोनों छोटे आ गए, ठीक है। ये वाला आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। यानी कि कुल मिला के कौन कौन से केसेस आए, 4 तो ये, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये इस तरह का। ये ट्राइंगल, एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज में जो भी आ रहा है ना, वो सारे कौन से हैं, पीले गोलाकार वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 जो ब्लॉक हैं वो कौन से आ रहे हैं, पीले गोलाकार वाला आ रहे हैं। यानी पीले गोलाकार पादप अपने को कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। पीला गोलाकार का पता लगाना है, ये सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर दोनों ही वाई कैपिटल है तो पीला, और एक कैपिटल एक स्मॉल है तो भी पीला। दोनों स्मॉल है तो उसे अपन क्या कहेंगे, हरा कहेंगे। उसी तरह से दोनों कैपिटल है तो गोलाकार, एक कैपिटल एक स्मॉल है तो भी गोलाकार, लेकिन अगर दोनों स्मॉल है तो जुरीदार। तो इस तरह से अपन ने देखा, ये क्या आ रहे हैं, 9 केस आ रहे हैं, किसके, पीला गोलाकार के। दूसरा लेना है अपने को पीला और जुरीदार, यानी पीला होना चाहिए, पीले के लिए तो ये 2 है, और जुरीदार के लिए स्मॉल आर होना चाहिए, तब उसे अपन क्या कहेंगे, जुरीदार कहेंगे। तो देखो यहाँ पर कैपिटल वाई यानी पीला है, और स्मॉल आर जुरीदार के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल आर, मतलब ये एक हो गया, ये आपके पीला जुरीदार वाला मामला है, ये तो हट ही गया। इसको देखो, ये किस में आ रहा है, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, तो पीला है, और दोनों आर छोटे यानी जुरीदार भी है, तो एक ये हो गया, ठीक है। और कौन सा बच गया, ये इसमें पहले वाले में है, इसको देखते हैं, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर ये पीला रहा ही नहीं, ये हरा हो गया, ये नहीं आएगा, ये भी हरा हो गया, ये भी नहीं आएगा। ये आ सकता है क्या, बिल्कुल आ जाएगा। एक वाई बड़ा एक वाई छोटा यानी पीला, और दोनों आर छोटे यानी जुरीदार, तो एक ये केस आ जाएगा। तो कौन कौन से केस आए, 2 ये और तीसरा ये, तो इसमें ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा। इसको इंक्लूड नहीं करना है आपको ना, इस ट्रायंगल को बना लो आप लोग इस तरह से, ये वाला इंक्लूड नहीं इसमें, ये वाला और ये वाला, ये 3 ब्लॉक हैं, ये किसके आगे, पीले जुरीदार के। फिर बचा हरा और गोलाकार, तो हरे के लिए क्या होना चाहिए, दोनों वाई छोटे, और गोलाकार के लिए क्या है, ये 2 कंडीशन। तो आर तो चाहे दोनों बढ़िया, एक आर बड़ा एक आर छोटा हो सकता है, लेकिन वाई दोनों क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो देखो वाई दोनों छोटे, ये रहे और ये रहे, एक आर बड़ा, दोनों आर बड़े, छोटे बड़े, एक छोटे बड़े, तो ये वाले तीनों केस हो गए। ये आपके किस में आ जाएंगे, हरा गोलाकार में आ जाएंगे, 3 केस। और लास्ट में बचा हरा जुरीदार, तो हरे के लिए दोनों वाई छोटे और जुरीदार के लिए दोनों आर छोटे, तो ये एक ही केस है जिसमें ऐसी स्थिति आ रही है, तो ये आ जाएगा आपके हरा जुरीदार का। यानी ये टोटल केसेस बनेंगे 9, 3, 12, 3, 15 और 1, 16, टोटल 16 ही ब्लॉक है। तो 9 पादप तो मिलेंगे पीले गोलाकार बाहर से देखने पर, 3 पादप मिलेंगे पीले जुरीदार, 3 पादप मिलेंगे हरे गोलाकार, और 1 पादप मिलेगा हरा जुरीदार। तो इस तरह से इसका लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। और उसी तरह से जब अपन इसके जीन प्ररूप की बात करेंगे, यानी कि इसकी और आंतरिक संरचना की, इसके अंदर तक झांकना, पोस्टमार्टम करना इसका पूरा, कि कहाँ कहाँ शुद्ध आ रहे हैं, कहाँ कहाँ संकर आ रहे हैं, तो वो अपने को मिलता है 1:2:4:1:1:2:1. याद रखने का तरीका है 12:24:12:12:1, ठीक है। तो इसका जो जीन प्ररूप अनुपात मिलता है वो मिलता है 12:24:12:12:1। ये वो है जब अपन इनको और डिटेल में जाएंगे, यानी कि अभी तक तो अपन ने क्या देखा, बाहर से देखने पर पादप किस तरह के मिल रहे हैं। अगर अपन इनके और समयुग्मजी विषमयुग्मजी की बात करें, जैसे इसकी अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले वाला 1 आया हुआ, ये किसके लिए आया हुआ है, समयुग्मजी पीला और समयुग्मजी गोलाकार के लिए। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो एक ही केस ऐसा, कैपिटल वाई कैपिटल आर का, तो ये अपन ने एक लिख दिया।
और एक सबसे लास्ट वाला देख लो, समविभाजी हरा और झुर्रीदार, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो इस तरह से ये रेशियो निकाले जाते हैं, जिन्हें कहते हैं अपन जीन प्ररूप अनुपात। तो वो क्या निकलते हैं, इन 16 में से निकलते हैं जीन प्ररूप अनुपात। ठीक है, तो मेनली आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीधे सीधे क्वेश्चन कि F2 ये अपने द्विसंकर संकरण में जो F2PD का लक्षण प्रूफ और जीन प्रूफ अनुपात क्या होता है। तो वहां आपको इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से आपने निकाले क्या आया, आपको दिमाग में होने चाहिए, नहीं याद होने चाहिए सीधे सीधे, क्योंकि अगर आप वहां निकालने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो सीधा सीधा 9:3:3:3:1 या 9:3:3:1, ये तो क्या हो गया लक्षण प्रूफ। और जीन प्रूफ की बात करें तो 12:24:12:12:1। ठीक है, 12:24:12:12:1। ये होता है इसका जीन प्ररूप अनुपात। तो इस तरह से ये आपके स्वतंत्र अपव्यय का नियम कंप्लीट होता है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि अपन ने बात क्या की थी स्टेटमेंट में कि एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यय होंगे। और हो रहे हैं, देखो 4 केस बने चाहिए थे, चारों तरह के पादप मिल रहे हैं अपने को। ये जो 16 पादप मिले हैं, 16 तरह के केसेस मिले, उसमें देखो अपने को पीले गोलाकार भी मिले, पीला झुर्रीदार भी मिला, हरा गोलाकार भी मिला और हरा झुर्रीदार भी मिला। मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटी आएगी आपके इसमें, हर तरह का पादप आपको F2PD में मिल जाएगा। यानी कोई भी एक लक्षण दूसरे लक्षण को दबाएगा नहीं कि उसको प्रकट नहीं होने देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यय होंगे। इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। और ये मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ठीक है, तो अब अपने लास्ट कुछ एक टॉपिक बचेगा थ्योरेटिकल छोटा सा, कि जो आनुवंशिकता के नियम, इनका महत्व क्या है, 4-5 पॉइंट्स है, तो वो अपन कोई अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।